बांग्लादेश पर अगर कुछ भी हुआ तो हम आप पर हमला कर देंगे। भारत पर हमला करने के लिए पाकिस्तान तैयार हो रहा है। बांग्लादेश पर अगर भारत कुछ सोचता भी है तो हमने तो सवाल ही इसलिए रखा कि क्या भारत बांग्लादेश पर हमला करने की सोच भी रहा है? क्यों? क्योंकि पाकिस्तान सोच रहा है कि अगर आप किए तो हम आप पर हमला कर देंगे। तो भाई साहब, हमारी क्या तैयारियां हैं? पाकिस्तानी तो तैयार हो गए। पाकिस्तानी तो इस लेवल तक तैयार हो गए कि वो इनके साथ में डिफेंस पैक्ट करने जा रहे हैं। और डिफेंस पैक्ट अब तक तो हम लोग आपको बता ही रहे थे, अब तो हर मीडिया के अंदर चल रहा है। बांग्लादेश को पाकिस्तान ऑफर कर रहा है वही सऊदी अरब वाली दोस्ती कि सुनो, जिस तरह से सऊदी के साथ हमने दोस्ती कर ली है कि कल को सऊदी पर हमला हुआ तो हम साथ जाएंगे और हम पर हमला हुआ तो सऊदी हमारे साथ आएगा, आओ तुम्हारे साथ भी वही डिफेंस पैक्ट कर लेते हैं। तो ये जो बने हुए एडवाइजर हैं बांग्लादेश में, पिछले 1.5 साल से जो सत्ता का सुख भोग रहे हैं, ये बांग्लादेश को अगर ऐसा कोई पैक्ट भी दे गए तो हमारे सामने पाकिस्तान अब 2 फ्रंट पर होगा। पूर्वी पाकिस्तान भी वापस से खुल चुका होगा। मतलब यह है कि भारत ने विदेश नीति के अंदर इतना बुरा समय देखा कि अब तक हम 2 फ्रंट पर युद्ध के लिए खड़े होते थे, पाकिस्तान के साथ और चाइना के साथ। अब हमारे सामने तीसरा फ्रंट भी खड़ा होगा। बांग्लादेश जैसा देश भी, जो कभी हमारे ही द्वारा पैदा किया हुआ देश था, वो देश आज हमारे खिलाफ वॉर करने के लिए खड़ा होगा। ये तो बड़ा फेलियर है, ब्लंडर है। हमें यह समझना होगा कि 1971 से लेकर 2025 के बीच में क्या बांग्लादेश में हम इतना भी अपना महत्व क्रिएट नहीं कर पाए कि बांग्लादेश को अगर भारत के खिलाफ होने की भी नौबत आ रही है तो उसे हमारी जरूरत के बिना रहना भी स्वीकार्य है। आज भारत बांग्लादेश के लिए इतना भी महत्वपूर्ण नहीं है क्या कि उसे ना तीस्ता जल की जरूरत है, ना भारत जो बांग्लादेश के साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी सीमा साझा करता है। भारत की लगभग 4096 किलोमीटर की सीमा है बांग्लादेश के साथ। भारत जो अंतरराष्ट्रीय सीमा देशों से साझा करता है, पाकिस्तान, चाइना जैसे देशों से, नेपाल, भूटान जैसे देशों से, उनमें सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है। विचारणीय बात है कि उस बांग्लादेश को भारत से इतनी बड़ी सीमा साझा करते हुए भी भारत से कोई भय नहीं है। उसे यह भी नहीं लगता कि भारत उसकी कोई सेवा रोक देगा, उसकी कोई सुविधा रोक देगा तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। यह हमारे लिए बड़ा विचारणीय तथ्य है कि हमने इतने सालों में अल्टीमेटली किया क्या। एक छोटू सा देश जिसके पास ना न्यूक्लियर वेपन है, ना हमारे सामने कोई सैन्य असलाह है, ना आर्थिक स्थिति है, बजट भी हमसे कई गुना कम है, उसके बावजूद भी उसके हौसले इतने बुलंद हैं। ये हमारे बड़े फेलियर्स में कंसीडर होना चाहिए। फिर भी सवाल ये कि जब ये भी मुंह खोलेंगे और हम इनके भी मुंह बंद नहीं करा पाएंगे तो फिर हमारे सामने तो बहुत सी चुनौतियां खड़ी हैं। कल को मालदीव्स खड़ा हो जाएगा, श्रीलंका खड़ा हो जाएगा, नेपाल खड़ा हो जाएगा, कहेगा कि भारत तो सबके सामने चुप हो जाता है। यह बात भारत के लिए विचारणीय है। तो आज के सेशन में फिर से बड़ा सवाल कि क्या भारत इसका इलाज करेगा? क्या इलाज करना भी चाहिए? नहीं तो इसका कोई और अल्टरनेटिव है? और तो और क्या हम तैयार भी हैं? तैयार होने की बात इसलिए क्योंकि अब तो हमें भी इंटरनल सूत्रों से यह पता होगा कि इनसे जंग शुरू होते ही पाकिस्तान फायर ओपन करेगा और चाइना पीछे से मजे लेगा, क्योंकि वो तो कठपुतली डांस के लिए जाना ही जाता है। तो ऐसे में बड़ा ही इंटरेस्टिंग है आज के सेशन का ये विषय। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। बांग्लादेश में जिस तरह की उठापटक चल रही है, कट्टरपंथ जिस तरह का बढ़ता चला जा रहा है, वैसे में ही पाकिस्तान की सत्तारूढ़ पार्टी के यूथ विंग के एक नेता का भारत के खिलाफ बयान आ जाता है। बयान में वो व्यक्ति खुलेआम भारत को मिसाइल हमले की धमकी देता है और यही समझाने का प्रयास कर रहा होता है कि यदि आप बांग्लादेश के खिलाफ कुछ सोचते हैं तो हम मिसाइल लाग देंगे। वीडियो में बढ़िया गीदड़ भभकी देता हुआ दिखता है और कहता है कि ये जो अखंड भारत वाली विचारधारा है ना, भारत को ये छोड़नी होगी। अखंड भारत की कौन सी विचारधारा? जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश इन सबको अपना हिस्सा मानता है। ऐसे ही बयान इन छोटे मोटे चिलगोजों के द्वारा भी दिए गए जिन्होंने कभी शेख हसीना की सत्ता पलटा दी। इनसे कई गुना बढ़िया तो हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर छात्र नेता हैं और उन छात्र नेताओं ने बढ़िया अच्छी राजनीति की है, देश की राजनीति में कंट्रीब्यूट किया है। मैं तो मानता हूं कि हमारे राज्य के जो यूथ लीडर्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज के छात्र हैं, वो इनसे बड़े फायर ब्रांड हैं। पर हमारे देश में चूंकि एक व्यवस्था है, हर तरह की राजनीति की व्यवस्था है, सब कॉलेज के कल्चर हैं, ये 2-4 ऐसे लोग निकल कर आते हैं और इन्हें लगता है कि ये भारत को हाँक देंगे। मजेदार बात तो ये है, ये वही वाली स्थिति है कि भारत 140 करोड़ का कुछ लाख पॉपुलेशन वाला मालदीव्स भी भारत के खिलाफ जब कुछ बोलता था तो हमारे यहां तो बड़ी चर्चा हो जाती थी कि यार इसकी हिम्मत कैसे। सरप्राइज तो वही होगा ना, हाथी पर बैठा ही तो व्यक्ति सरप्राइज होगा कि यार ये कुत्ता भौंक कैसे रहा है, अब ये बिल्ली और पिल्ले भी पीछे पीछे दौड़ कैसे रहे। तो फिलहाल भारत में बांग्लादेश को लेकर के जो भाव है वो यही है कि ये भी। तो ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को बड़ा आनंद इस बात पर आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान की भारत से तो राइवलरी तगड़ी है। इतनी बेइज्जती की 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों की अगर पेंटे उतरवा दी गई थी तो पाकिस्तानियों में तो शर्म होगी ना। पाकिस्तानी उस गिल्ट से बाहर निकलने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। बांग्लादेश से ही वो शर्म को वापस लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बांग्लादेश में भारत के विरोध में पूरी तरह से भारत विरोधी सारे कैंप चालू हो जाए, बांग्लादेशी लोग नफरत करने लगे भारत से, भारत को एक और मोर्चा साधने में दिक्कत आने लगे। भारत की सेना अब 3 फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहे, पहले 2 फ्रंट के लिए,
फिर उसके बाद तीसरे फ्रंट के लिए तैयार रहे। और देखने वाली बात है, 47 में हमारे लिए दुश्मन केवल पाकिस्तान था, 62 में हमारे लिए चीन बना, और अब आते आते बांग्लादेश बन गया है। और ऐसी स्थिति में ये स्थितियां बन रही हैं, इसको बाकायदा इस्लामिक कट्टरपंथियों के माध्यम से पाकिस्तान बांग्लादेश में धकेल रहा है। ये लश्कर तैयबा के एक क्लोज अलाय हैं, जिन पर हमने पहले भी सेशन किया था कि ये बांग्लादेश में आए हैं भड़काऊ बयान देने के लिए। उनका वीडियो बाहर आ गया है और ये बढ़िया चिल्ला चिल्ला करके पता नहीं क्या ही खा करके बके चले जा रहे हैं। कट्टरपंथियों की तरफ से प्रवचन इस बात के हैं कि बस हम एक हो गए तो इन सबको मिटा देंगे। ये धर्म के नाम पर एक किए चल रहे हैं। हमारे देश को सेक्युलर कंट्री होने का जो गर्व है उसको ये गरिया रहे हैं और कह करके यही कि अल्टीमेटली तो हमारा धर्म ही है जो राज करेगा, सेक्युलर लोगों का तो क्या ही पता है। तो भाई साहब, कुल मिलाकर के बांग्लादेश में बढ़िया पाकिस्तान खेती करने लग रहा है। उन सोच के और उन जमात के लोगों को मोटिवेट कर रहा है जो कभी 1971 के अंदर दबे रह गए थे, जो थोड़े भी पाकिस्तान के चाहने वाले लोग कट्टरपंथी थे, जो महिलाओं के शासन से कुंठित थे, क्योंकि कभी शेख हसीना तो कभी खालिदा जिया जैसे प्रधानमंत्री बांग्लादेश में रहे। तो वो जो अंदर मानसिकता भरे बैठे हुए बांग्लादेशी थे कि हमारे ऊपर महिलाओं ने शासन कैसे कर लिया, हमें तो एक ही पुरुष मिला जिसका नाम मोहम्मद यूनुस है, अब इसी के ही हम सीप सलाहकार बनकर के शासन करवाएंगे। वो लोग इस तरह भारत विरोध में बयान दिलवा रहे हैं। भारत के विरोध में बयान को बांग्लादेशी कुछ पढ़े लिखे जो लोग हैं वो भी ढूंढ ही रहे हैं कि ये चल क्या रहा है। हद तो ये है कि पाकिस्तान के जो संस्थापक रहे मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने भारत का विभाजन करवाया, उनकी बर्थडे मनाई जा रही है। बांग्लादेश में इस बात की खुशी मनाई जा रही है कि हमारे तो अब्बा असल में वो थे और वास्तविकता भी थे। पूर्वी पाकिस्तान को पाकिस्तान नाम दिलवाने वाले तो वही रहे होंगे। मतलब ये लोग अब पूरी तरह से उस बैक टू पवेलियन मोड में जा चुके हैं और इसको हमारे देश के अंदर भी बहुत से लोग अब चर्चा का विषय बना रहे हैं। एक ऐसे ही फॉरेन अफेयर एक्सपर्ट सुशांत सरीन का भी वीडियो बाहर आ रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश बैक टू पाकिस्तान रूट पर चल रहा है, कि चलो भाई हम तो पुराने ही अच्छे थे। कुल मिलाकर भारत के लिए एक सोचने का विषय यह है कि बांग्लादेश भारत के लिए चुनौती ज्यादा है, भारत के लिए एक फैला हुआ रायता है, भारत को खुद की विदेश नीति पर सोचने का मौका है, या फिर वाकई में हमें इसे पाकिस्तान और चाइना जैसा ट्रीटमेंट देना है। ये इस समय वाकई में हमारे देश के बड़े लोगों को, नीति निर्धारकों को सोचना पड़ रहा होगा, क्योंकि ये तो सत्य है कि भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध कर चुका, चाइना के साथ युद्ध कर चुका। अब ये जो थर्ड फ्रंट है इसका युद्ध होना बाकी है। इसके युद्ध में पाकिस्तान ने जितनी बार भारत से युद्ध किया है, भारत से हमेशा मुंह की खानी पड़ी है, लेकिन चाइना 1962 में हमसे एज ले गया। ऐसे में पाकिस्तान को चाइना की सरपरस्ती में रहना पसंद आया। यही कारण है कि पाकिस्तान चाइना के अधीन रहते हुए भारत के अंदर इन्फिल्ट्रेशन करना और बांग्लादेश के अंदर अपनी नीतियों को फैलाना, ये दोनों काम कर रहा है। पाकिस्तानी लोग इस बात की खुशी मनाते हैं कि देखो, चाइना ने भारत को सब तरफ से, बंदरगाहों के माध्यम से, ग्वादार पोर्ट के माध्यम से, जिबूती के अंदर, तंजानिया में, श्रीलंका में, सब तरफ से भारत को स्ट्रिंग ऑफ पर्ल बनाकर घेर लिया है। पाकिस्तानियों को बड़ी खुशी होती है कि अगर भारत को बांग्लादेश से भी चुनौती मिल जाती है तो इनकी सेना तो चाइना और पाकिस्तान से लड़ने के लिए ट्रेन है। बांग्लादेश के साथ तो इनकी बहुत अच्छी मित्रता थी, इतनी मित्रता थी कि बहुत सी जगह पोरस बॉर्डर्स थे, बढ़िया लोग इधर से उधर आ सकते थे, बाकायदा सब्जी मंडियां लगती थी, इधर की सब्जी उधर बिक रही है, उधर की इधर बिक रही है, हाट बाजार जैसे हाल थे। तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि भारत को आने वाले समय में क्या करना है। अगर हम युद्ध की स्थिति में जाते हैं तो भारत को एट ए टाइम पाकिस्तान को भी काउंटर करना होगा, तो बांग्लादेश को भी काउंटर करना होगा। यह स्थिति 1971 से पहले वाली स्थिति फिर से बनने की स्थिति आ रही है और ऐसे में हमारे देश में हथियारों की खपत बढ़ेगी, हमें यह समझने की आवश्यकता है। और अगर भारत एकदम एक्सट्रीम एंड पर ही चला जाता है, यह बिल्कुल वो स्थिति है। कोई सवाल पूछे कि बांग्लादेश ने अभी कर ही क्या दिया है, बोले साहब भारत के खिलाफ इतना गंदा माहौल तो बना रखा है उसने, हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अभी तक बांग्लादेश के खिलाफ कोई प्रेशर ही क्रिएट नहीं करवा पाए हैं। यह तो भारत की नीतियों में बड़े सोचने का विषय बन जाता है। अगर भारत बांग्लादेश को चुप नहीं करा पा रहा है तो कोई एक्शन क्यों नहीं ले लेता है। बोले डर इस बात का है कि अगर हम इस पर एक्शन लेने निकले तो यहां पर बैठी सरकार तो अमेरिका के द्वारा बिठाई हुई सरकार है और अमेरिका द्वारा बिठाई सरकार के खिलाफ भारत कोई एक्शन लेता है तो पहले ही हमने चाइना को, पाकिस्तान को दुश्मन बनाकर बिठाया है, यह नया दुश्मन हो जाएगा और हम उधर से अमेरिका की भी दुश्मनी ले लेंगे। तो भारत के लिए तो इस समय सोच में ही बड़ा मंथन चल रहा है कि हम इसका इलाज करें तो करें क्या। भारत में तो बड़ी मांग उठ रही है और वो मांग इस बात की है कि साहब कुछ मत करो, रंगपुर कॉरिडोर को सीधा करके ये जो चिकन नेक जो इतिहास में पढ़ाते हो इसको चौड़ी कर दो, उठा दो इसको पूरा की पूरा साफ करके एक कर दो और पूर्वोत्तर को बीच तक पहुंचा दो। और बीच तक पहुंचाने के लिए इनका जो चिटागोंग है उसको साथ में लो और यहीं से सीधा सीधा बंगाल खाड़ी में पूर्वोत्तर भारत को जोड़ दो, हमेशा की चिंता खत्म। लेकिन सवाल यह है कि भारत ऐसा करने की सोच भी रहा है। अगर हम बात करें कि सामर्थ्य है या नहीं तो उसमें तो हम इनसे फर्दर बहुत बहुत आगे हैं, लेकिन वास्तविकता में इसकी जरूरत भी हम महसूस कर रहे हैं कि नहीं। क्या हमको इनके बयान केवल राजनीतिक बयान ही लग रहे हैं कि अरे अपोजिशन में जैसे बैठे लोग बयान देते हैं, दे रहे हैं ये लोग भी देने, तो इस बात पर उग्र होने की क्या आवश्यकता है। लेकिन हमारे उग्र ना होने पर और हमारे ठंडे रह जाने पर अगर ये पाकिस्तान के इतने करीब चला जाता है कि कल को यदि ये भारत के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल भी होने दे और हमें साल भर बाद रियलाइज हो कि हमें बांग्लादेश पर हमला करना पड़ेगा,
इसके अंदर बने हुए जो आतंकी अड्डे हैं उनको टारगेट करना पड़ेगा और हम बैठकर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे कि अरे पहले ही कर लिया होता तो सही रहता। ये सारे प्रश्न हैं जो इस समय विदेश नीति के जो जानकार हैं और जो भारत की नीति निर्धारक हैं उनके जहन में चल रहे हैं कि इलाज क्या है इसका। और इलाज में भारत ने जब इतने साल तक बांग्लादेश के साथ, शेख हसीना के साथ मिलकर काम किया है, तो 1.5 साल में भारत के पास जब से शेख हसीना है उनसे कोई भी लीड निकाल के क्या हम बांग्लादेश में कोई भी ऐसा सिंपैथाइजर नहीं ढूंढ पाए जो शेख हसीना के समर्थन में या भारत के समर्थन में बांग्लादेश के अंदर ये जो कट्टरपंथी काम कर रहे हैं उनके खिलाफ जनता को एक कर पाए। अगर चाइना ने या फिर अमेरिका ने या पाकिस्तान ने बांग्लादेश में भारत के खिलाफ ये माहौल बनाया है, तो हमारे पास तो शेख हसीना खुद इन पर्सन यहां बैठी हैं। उनसे पूछ करके क्या बांग्लादेश के हमारे पास राज नहीं है क्या? क्या हम उनसे नहीं पूछ सकते कि बता भाई इसकी कौन सी नस दबाई जाए? क्या इतने बड़े पद पर रहने वाली महिला के पास इस देश की रणनीतियों के बारे में कोई जानकारी नहीं है? अगर है तो उनसे पूछा जाए कि बताओ सब क्या करें, ये तुम्हारे चक्कर में हमारे लिए नासूर बन रहा है, हम कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि तुम्हें यहां रख के बैठे हैं। तो ये सब तमाम बातें हैं जो सवाल के बीच रूप में निकल कर आती हैं। रही बात चाइना की, चाइना के केस में अगर बात की जाए तो चाइना क्या भारत से युद्ध करने की तैयारी रखता है अगर हम बांग्लादेश के साथ झगड़ा करते हैं? तो देखो, चाइना फिलहाल युद्ध नहीं करेगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं। असल मायने में अमेरिका के अंदर एक डिफेंस रिपोर्ट जाती है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ वॉर जो है ना, जो डिफेंस डिपार्टमेंट हुआ करता था, आजकल उसको डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कहते हैं। उसने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट निकाली है और उस रिपोर्ट का मानना यह है कि चाइना चाहता है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो इन दिनों संबंधों में खटास आई है उसको वो कैपिटलाइज कर ले, उसके बदले वो धंधा कर ले जाए, पैसे कमा ले जाए। ये कौन चाहता है? चाइना चाहता है। ये हम नहीं बोल रहे, ये अमेरिका बोल रहा है। अमेरिका बोल रहा है कि भारत से जो हम दूरी बनाकर बैठे हैं उसको वो फायदे में बदलने की बात करता है। अल्टीमेटली है तो व्यापारी, तो ये व्यापार करेगा भारत के साथ और व्यापार करेगा चाइना पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ। कैसा व्यापार? बांग्लादेश को हथियार बेच लेगा, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के समय पर चाइना ने पाकिस्तान को हथियार बेचे, राफेल के खिलाफ फेक प्रोपेगेंडा चलाया, प्रोपेगेंडा में पाकिस्तानियों को बढ़त में दिखा दिया कि साहब देखो इन्होंने तो इतने राफेल गिरा दिए। ये सारे काम कर लेगा, डायरेक्ट फ्रंट पर वार नहीं लड़ेगा। क्यों नहीं लड़ेगा? क्योंकि उसे पता है भारत एक बड़ा बाजार है और उससे मैं सामान बेचकर पैसे कमा सकता हूं, तो हथियार बेचने की जरूरत क्या है? हथियार वो चाइना बांग्लादेश को और पाकिस्तान को बेचना चाहेगा। ऐसा मैं किस तर्क पर कह रहा हूं? तो पिछले ही महीने की खबर आप देख लें, बांग्लादेश चाइना से J-10 का जो फाइटर जेट है वो लेने की तैयारी कर रहा है। और तो और चाइना बांग्लादेश के अंदर मोनिरहाट करके जो जगह है वहां पर बकायदा एयरबेस बना रहा है जो चिकन नेक के बिल्कुल नजदीक है। तो कुल मिलाकर के चाइना पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर अपने हितों की पूर्ति करेंगे। अल्टीमेटली खुशी केवल पाकिस्तान की होगी, बांग्लादेश के साथ युद्ध में चाइना नहीं उतर कर आएगा। लेकिन साहब इनकी क्या बात है? तो देखो, पाकिस्तान तो अपनी तरफ से अपनी शर्मिंदगी को मिटाने के लिए, देखो इसको ऐसे समझो, 1971 में जब पाकिस्तान हारा तो उसने उसका बदला लेने के लिए भारत से पंजाब को अलग करने की रणनीति फेंकी। पंजाब को अलग करने के लिए पंजाब में बकायदा उसने खालिस्तान के समर्थन में, या फिर कहिए खालिस्तानियों को प्रवोक किया। पंजाब में बकायदा खालिस्तान के समर्थन में बड़ा आंदोलन चलाया गया, वो पूरी तरह पाकिस्तान प्रायोजित था। आज भी दुनिया भर में जहां जहां खालिस्तान समर्थक लोग बैठे हैं वो सब पाक प्रायोजित हैं। पाकिस्तान को अपनी शर्मिंदगी का बदला लेना था कि बांग्लादेश जो इन्होंने तोड़ के हमसे अलग निकाल दिया, हम पंजाब को इनसे अलग निकाल देंगे एक देश बनाकर जिसका नाम खालिस्तान होगा, खालसा का स्थान होगा। इस बात को वो पहले जम्मू कश्मीर में अप्लाई करता था लेकिन वो उसके हाथ में नहीं निकल पाया। उसके बाद उसने पंजाब में किया, पंजाब में उसको निराशा मिली। अब वो बांग्लादेश को फिर से जोड़ने का प्रयास कर रहा है कि चलो कम से कम अपनी शर्मिंदगी को बांग्लादेश से दूर कर लेते हैं। और इसी को करने के लिए वो इनके साथ सऊदी जैसा टाई अप करने का विचार करता है। जहां तक बात हो सैन्य ताकत की, तो भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान इन दोनों से काफी आगे बैठा है सैन्य पावर में। अगर हम देखें वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल मिलिट्रीज में, तो भारत 4th नंबर पर एग्जिस्ट करता है। वर्ल्ड पावर इंडेक्स के अंदर पाकिस्तान 12वें पर आता है, बांग्लादेश 35वें नंबर पर आता है। ये कंपैरिजन का पार्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के तथ्य तैरते रहते हैं तो आपके सामने रख दिए गए। आप पूछेंगे कि क्यों नहीं सर, मायने नहीं रखता क्या? भारत के पास इतने एयरक्राफ्ट हैं, इनके पास इतने सही हैं, भारत के पास इतने फाइटर जेट, भारत के पास इतने अटैक, हमारे पास तो भर भर के सब कुछ है, इनके पास तो कुछ नहीं है। ये मायने इसलिए नहीं रखता क्योंकि हमारे लिए उससे बड़ी चिंता की बात यह है कि हमें बांग्लादेश से लड़ना ही क्यों पड़ रहा है। ये तो पहले ही हमारा साथी था, इसको भी शांत क्यों कराना पड़ रहा है? सोच इस पर होनी चाहिए कि आज बांग्लादेश से युद्ध की नौबत या युद्ध पर चर्चा क्यों हो रही है, कि बुनियादी सवाल वहां खड़ा है। और दूसरा जो सवाल है जिसे जनरली हम लोग इग्नोर कर जाते हैं, वो ये कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान को केवल एक ही बॉर्डर पर सेना तैनात करनी होती है, लेकिन भारत को जब युद्ध करना होगा तो उसे 3 फोर्सेस को, भारत को चाइना पर भी ध्यान देना होगा, बांग्लादेश पर भी अब ध्यान देना होगा और पाकिस्तान पर भी ध्यान देना होगा। मतलब भारत 3 फ्रंट पर लड़ेगा। तो भारत की जो कुल सेना है वो 3 फ्रंट के लिए है, यह अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। और पाकिस्तानियों का फुल फोकस भारत के लिए, हालांकि भारत ने इसका इलाज किया है, अफगानिस्तान को भड़का करके या बलूचिस्तान के अंदर जो रिबेल पैदा किए हैं वो भारत का इसी का काउंटर है कि तुम बेटा अगर हमारे यहां कुछ करोगे, अगर हमारे देश में दिल्ली में धमाका होगा तो फिर तुरंत इस्लामाबाद में भी होगा। मतलब ये तुरंत मानकर चलना। तो भारत
भारत पाकिस्तान को बढ़िया काउंटर कर रहा है, लेकिन जो बांग्लादेश में खेला किया है ना उसने, या फिर यह समझिए कि बांग्लादेश में जो घटना घटी है, चूंकि उसमें कई पावर्स का एक साथ इंटरेस्ट आ गया है, तो भारत कहीं ना कहीं वहां पर समझ नहीं पा रहा है कि खेला करना क्या है। टैंकों की स्थिति हो या फिर रक्षा बजट की स्थिति हो, भारत बांग्लादेश से कई टाइम्स ज्यादा बजट रखता है। इनका हजारों में बजट है, हमारा लाखों में अरबों में बजट है। तो भारत बांग्लादेश से सैन्य बजट में, नौसैनिक ताकत में, रक्षा बजट में, हर तरह से कई तरह से श्रेष्ठ है। लेकिन उस श्रेष्ठता में हमें यह हमेशा ध्यान रखना होगा कि भारत को ऐसे समय पर चुनौती आनी ही क्यों थी। दूसरा, अगर आई तो आते समय हमें केवल बांग्लादेश नहीं, पाकिस्तान और चाइना भी साथ लेकर चलना होगा। खैर, फिलहाल के लिए सैन्य ताकत वगैरह के बयान होते रहते हैं। चाइना और पाकिस्तान के बीच में एक बात और है जो भारत की सेना के चीफ भी मानते हैं, और वो ये कि भारत को इन दोनों जगह पर युद्ध करते समय एक चीज ध्यान रखनी है। एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री है और एक न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है। वेपन कंट्री और आर्म्ड कंट्री में क्या अंतर है? वेपन कंट्रीज वो हैं जो 1967 से पहले, जिनके पास परमानेंट 5 मेंबर्स यूएन के अंदर जो थे, यूनाइटेड नेशंस के अंदर, जिनके पास न्यूक्लियर वेपन थे, वो देश, उनमें से चाइना हमारा पड़ोसी है, उससे भी संघर्ष है। और न्यूक्लियर आर्म्ड, जिन्होंने एनपीटी पर साइन नहीं किए, जैसे भारत है, इजराइल है, पाकिस्तान है, उनमें से जो देश न्यूक्लियर वेपन रखते हैं उनके साथ। तो भारत को चाइना और पाकिस्तान के साथ एक न्यूक्लियर पावर और एक न्यूक्लियर आर्म्ड दोनों स्टेट्स के साथ झगड़े रखने हैं, यानी कि युद्ध की स्थिति में तैयार रहना है। भारत के लिए ये युद्ध कभी भी निर्णायक नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि सब जानते हैं कि एक स्थिति से आगे निकलते ही जब न्यूक्लियर बॉम्ब होता है वो युद्ध रुकवाता है। जिस बात को ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया था, असल मायने में वो ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाने वाले ट्रंप नहीं थे, वो न्यूक्लियर बॉम्ब थे। दोनों देशों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। एक स्थिति खींचने के बाद में हर देश उस ताकत तक पहुंचेगा कि भाई अब ये बम सजाने के लिए थोड़ी है, फेंक ही देते हैं, होगा जो देखा जाएगा। बिल्कुल वही वाली बात बांग्लादेश के केस में लागू होती है कि अभी इसके पास कुछ नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान के साथ इसकी कोई क्लोज अलाई बन जाती है तो ये भारत के लिए चिंता बनेगी। हालांकि अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस जो है वो भारत के साथ रिश्ते सुधारने की कवायद कर रहे हैं। ये 1-2 दिन पहले की खबर है। इनकी तरफ से कुछ एडवाइजर्स के बयान आने शुरू हुए हैं कि भारत के साथ इनका रिश्ता खराब करने का कोई इंटेंशन नहीं है। इसी तरह से बांग्लादेश में चीफ एडवाइजर ने एक और फोटो शेयर किया जिसमें दीपू चंद्र दास की मौत के बाद जो भारत में गुस्सा उग्र हुआ था, उसके परिवारजनों से मिलने के लिए इन्होंने अपने एजुकेशन एडवाइजर को परिवार के साथ वहां भेजा, तस्वीरें जारी की, कहा कि हम अपने देश में ऐसी कोई भी हरकत नहीं होने देंगे। ये दीपू चंद्र दास के परिवारजनों के साथ मिलते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज निकल कर आई है, और वो ये कि उस्मान हदी जो है उसकी मौत का शुरुआत में ठीकरा भारत पर फोड़ दिया गया था, लेकिन हाल ही में यहां पर एक बयान वायरल हो रहा है और वो उस्मान हदी के परिवारजन लगा रहे हैं कि यह सारा खेल मोहम्मद यूनुस का ही किया हुआ है। चुनाव की घोषणा होती है 11 दिसंबर को, 12 दिसंबर को उस्मान हदी को गोली मर जाती है। इससे फायदा अगर किसी को होता है तो वो मोहम्मद यूनुस है। मोहम्मद यूनुस को इसलिए क्योंकि छात्र नेताओं को अगर हटा दिया गया और चुनाव खालिदा जिया की बीएनपी और इनकी आवामी लीग के बिना करा दिए गए, तो जो लोग भी जीतेंगे उन्हें एक फेस चाहिएगा, वो मोहम्मद यूनुस रहेंगे। तो मोहम्मद यूनुस जो कि लगातार सत्ता का सुख भोग रहे हैं, ये भविष्य में भी सत्ता में बने रहे, बोले ये चाहकर के छात्र नेताओं को खत्म करवा रहे हैं। ये बात जब बाहर निकल कर आई तो मोहम्मद यूनुस को लगा कि हम तो पकड़ में आ गए। ये हादी के परिवारजन हैं जो कह रहे हैं कि गलती तो तुम्हारी है और तुम पर आरोप क्यों ना लगाए जाए कि तुमने मंशा नहीं रखी थी, लेकिन ये बात बाहर नहीं आ पाई। इससे बचने के लिए इनके जो छात्र नेता हैं उन्हें अब सेना की सुरक्षा दी गई है। ये जो छात्र नेता थे जिन्होंने खालिदा जिया शेख हसीना को देश से निकाला था या फिर छात्र आंदोलन करके सत्ता परिवर्तन किया था, मोहम्मद यूनुस के सरपरस्ती में शासन जिन्होंने शुरू किया, अब उन्हें सेना की सुरक्षा दी गई है कि कहीं कोई अज्ञात इनकी बज्जी ना ले जाए। खैर, फिलहाल के लिए बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते जिस भी मोड़ पर हैं, समझने की आवश्यकता भारत को यह है कि हमें हार्ड पावर तरीके से आगे बढ़ना है या सॉफ्ट पावर तरीके से। क्या बांग्लादेश पर हमला करना चाहते हुए भी हम कर नहीं पा रहे हैं, या फिर करने की नौबत ही क्यों आई, हम इस विषय पर सोच रहे हैं। भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश में कहां पकड़ खोया, ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिन पर हमें चिंतन की आवश्यकता है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अदरवाइज जब भारत की जनता के दिमाग में सरकेगी तो फिर से बांग्लादेश के भी टुकड़े होने से कोई रोक तो नहीं पाएगा। फिलहाल के लिए সাবস্ক্রাইব করুন মহাকাল বিটু।